Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। नो योर कंपनी में आपका स्वागत है। और नो योर कंपनी में आज हमारे रडार पर, बल्कि कहना चाहिए बेहद इंटरेस्टिंग लाइनअप है। पहले तो जिस कंपनी के बारे में हम सब जानना चाहते हैं, जिस कंपनी का आईपीओ आज से मार्केट में सब्सक्रिप्शन के लिए खुला है, एस्टर डीएम हेल्थ केयर। अब ये कंपनी करती क्या है, कैसे फंडामेंटल्स हैं, क्या फाइनेंशियल्स हैं, कैसा आउटलुक है, मैनेजमेंट प्रमोटर का क्या कहना है, आज उस पर डिटेल में चर्चा करूंगा। तो एस्टर डीएम हेल्थ केयर के फाउंडर, प्रमोटर और चेयरमैन डॉक्टर आजाद मुपेन साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो सर से बातचीत होगी। और साथ साथ नो योर कंपनी में आज से हम एसएमईज की बात शुरू करेंगे। आपको याद होगा एसएमई आईपीओस की धूम मची हुई है बाजार में। कई बार आपने पेपरों में पढ़ा होगा किस तरह के गजब के रिटर्न्स छोटे छोटे आईपीओस में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स चेक इन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो नो योर कंपनी में ऐसी इंटरेस्टिंग कंपनीज को भी समझने की बहुत जरूरत है। तो आज से एसएमई कॉर्नर की शुरुआत कर रहा हूं मैं। हफ्ते के 3 दिन एसएमई कॉर्नर करूंगा और आज भी 1:40 पे खास तौर पे एसएमई पे फोकस होगा। ये जो ग्राफिक्स वगैरह आ रहे हैं डिटेल में आपको आगे समझाऊंगा। इसे शुरुआत करते हैं क्विकली मार्केट्स का रैप। सोमवार की सुबह है, दोपहर है, हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन, ध्यान रखें और मजबूती के साथ, क्योंकि यूएस बेहतर था फ्राइडे को और इस समय हम पूरी तरह से यूएस से क्यूज ले रहे हैं। इसलिए आप देख रहे हैं अक्रॉस एशिया मजबूती के साथ कामकाज, भारतीय बाजारों में गैप अप और उस गैप को हम लगातार मेंटेन करने की कर रहे हैं अब तक कोशिश। तो 10,500 के कंफर्टेबली ऊपर आपको निफ्टी कामकाज करता हुआ नजर आएगा। बस एक बात ध्यान रखें, क्योंकि अब सेकेंड हाफ ऑफ द सेशन है, आखिरी के 1.5-2 घंटे बचे हुए हैं। तो कल महाशिवरात्रि के चलते एक मार्केट हॉलिडे है और आजकल क्योंकि ओवरनाइट क्या पोजीशन लेके जाऊं, यूएस में कैसा कामकाज हो रहा है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो इस बात को लेकर थोड़ा सा कॉशियस है। अदरवाइज इस समय तो चौतरफा खरीदारी, ब्रॉडर मार्केट्स में एक्शन तगड़ा और इसलिए मार्केट ब्रेथ 5:1 का रेशियो, इस तरह की मजबूती आपको बाजारों में नजर आएगी। एक गिरने वाले के सामने 5 स्टॉक्स मजबूती के साथ। लेकिन चलिए आज का आईपीओ और एस्टर डीएम हेल्थ केयर की बातचीत और इस कंपनी के फाउंडर, प्रमोटर और चेयरमैन डॉक्टर आजाद मुपेन साहब मेरे साथ स्टूडियो में। मुपेन साहब, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर और कांग्रेचुलेशंस, डेब्यू कर रहे हैं आज आप पैसा जुटाने के लिए। क्विकली आईपीओ की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी। आज खुला है 15 फरवरी, यानी कि इस हफ्ते थर्सडे, गुरुवार को आईपीओ बंद होगा। 180 से 190 रुपए का प्राइस बैंड, कुल मिलाकर 980 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जिसमें से 725 फ्रेश और 255 ओएफएस के जरिए ये कंपनी बेच रही है। 78 शेयर्स का लॉट साइज है। मुपेन साहब, पहले तो मैं आपका, डॉक्टर साहब, आपका धंधा समझने की कोशिश कर रहा था। तो हॉस्पिटल्स, रिटेल, फार्मेसी वगैरह का कामकाज और इंटरेस्टिंगली भारत और ये यूएई या जीसीसी कंट्रीज, क्या धंधा है, क्या करते हैं और ऐसा ज्योग्राफिकल स्प्रेड क्यों? मैं अभी ये 30 साल पहले ये दुबई में शुरू किया ये क्लिनिक में। हाँ। उसके बाद फार्मेसी। आप डॉक्टर थे, आपने अपना क्लिनिक दुबई में क्लिनिक शुरू किया। मैं मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर दे हियर उधर गया और ये पहले शुरू किया ये क्लिनिक्स, देन फार्मेसी, देन हॉस्पिटल्स। और इंडिया में भी हॉस्पिटल खुला, फर्स्ट टाइम 2001 में खुला था कैलिकट में। उसके बाद अभी 11 हॉस्पिटल्स में इंडिया में। सो ये अच्छा एक इकोसिस्टम है। ऐसे है ये क्लिनिक में आने को, ये प्राइमरी केयर को आने को वो लोग, उसके बाद फार्मेसी में ये दवा खरीद करने के जाता है। उसके बाद उधर से हॉस्पिटल, अगर ज़रूरत है तो हॉस्पिटल जाता है। और अगर ज़रूरत है तो उधर से इंडिया आता है ये टर्शरी कॉटनरी केयर के लिए। सो एक इकोसिस्टम है, वो बहुत अच्छा है। जो मेडिकल टूरिज्म की हम बात करते हैं, इंडिया ले आते हैं, बहुत ज्यादा पेशेंट्स आता है। अभी हमारा ये कोचिन में एक हॉस्पिटल शुरू किया है, एस्टर मेड सिटी। एस्टर मेड सिटी में 18% रेवेन्यू ये बाहर का पेशेंट, फॉरेन पेशेंट्स का आता है। वो हमको एक ऐसे है क्योंकि हमारा ये 300 एस्टैब्लिशमेंट्स गल्फ कंट्रीज में है, क्लिनिक्स, फार्मेसीज, हॉस्पिटल्स। वो नेचुरल फनल है ये पेशेंट्स को इधर लेके आने के लिए। बाकी सब कॉम्पिटिटर्स को नहीं। डॉक्टरी आपने हिंदुस्तान में करी, 30 साल पहले दुबई क्यों चले गए थे, क्या आइडिया था और वहां पे फिर इस तरह का बिजनेस उतार देना? और मुझे एक बात और बताएं, आपके इस समय मिक्स में ये जो जीसीसी कंट्री जिनकी आप बात करते हैं, यूएई और उसके आसपास के तमाम देश हैं और भारत,
इनका मिक्स क्या है, रेवेन्यू मिक्स क्या है, कितना कंट्रीब्यूशन कहाँ से आता है? 82% ये जीसीसी से, लार्जली वहीं से, क्योंकि धंधा वहीं से शुरू हुआ था। 18% इधर से है। हम हमारा अभी ये ऐसे वी आर थिंकिंग दैट आगे चलने में एक 35% का ये इधर से आएगा। अभी इतना चांस है इधर, अभी इसका ये अभी बजट में एक नया ये स्कीम अनाउंस किया फाइनेंस मिनिस्टर, मोदी केयर जिसे हम मोदी कह रहे हैं। केयर, वो उसमें बहुत ज्यादा चांस है। अच्छा, मोदी जी के नाम से याद आया, आप दुबई में बैठते हैं। दुबई में कल वो आया, हाँ, वो वहां गए हो तो आप मुलाकात हुई उनसे क्या? अच्छा, मैं आपका विजिटिंग कार्ड पढ़ा था सर का, आपको पद्मश्री भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला हुआ है। ये मिला था 2012 में। ओह, इंटरेस्टिंग। थैंक यू। अच्छा, मैं जब आपका मिक्स देख रहा था, मिडिल ईस्ट में 867 बेड्स, इंडिया में ऑलमोस्ट 4000 के आसपास, 3900 बेड्स, पर रेवेन्यू मिक्स में 82% वहां से आता है, इंडिया से सिर्फ 18% के आसपास आता है। अच्छा। तो ऑक्यूपेंसीज कितनी है इंडिया में, जीसीसी कंट्रीज में, और पर बेड रेवेन्यू कितना डिफरेंशिएट करता है कि इस तरह का स्क्यूड रेशियो? ऐसे है, ये इसका ये बेड इधर ज्यादा है, अगर आप देखता हो तो यहाँ कमाई कम होती है। या 25% का हमारा रेवेन्यू फार्मेसी से है, 25% क्लिनिक से है। इधर हमको ये फार्मेसी और क्लिनिक नहीं है। और 50% हॉस्पिटल रेवेन्यू में ये ऐसे है, इधर एक हॉस्पिटल का एवरेज रेवेन्यू अगर 25,000 है, उधर ये 1,50,000 है, 1.5 लाख। तो फिर हिंदुस्तान आने की जरूरत क्या थी? इतना कमाई वहां पे होती है तो वहां पे एक्सपैंड क्यों नहीं करा? या इधर बहुत ज्यादा चांस है लॉन्ग टर्म में, मिड टर्म में, लॉन्ग टर्म में। इधर का ये 1.2 बिलियन पॉपुलेशन है, इतना ज्यादा स्कोप बहुत है, स्कोप बहुत है उधर। तो आपका हॉस्पिटल चेन जो है बड़ा ऑर्गेनिकली, इनऑर्गेनिकली पिछले कई सालों से बड़ा तगड़ा ग्रो करती हुई नजर आ रही है। बहुत एक्विजिशंस भी आपने कर डाली। क्या प्लान्स है इस समय, कितना केपेक्स आप इनकर करने वाले हैं, और ये एक्सपेंसिव ग्रोथ कंटिन्यू होने वाली है क्या? अभी एक 10 हॉस्पिटल ये पाइपलाइन में है। 5 हॉस्पिटल इधर और 5 हॉस्पिटल जीसीसी में। इसमें अभी 1 साल में ऐसे 1-2 हो जाएगा, 4 साल में पूरा हो जाएगा। सो वी थिंक दैट दिस विल गिव अस ए ग्रोथ, एंड नॉट ओनली दैट दिस मिक्स ऑफ 80% उधर से बहुत ज्यादा रिटर्न ऑन कैपिटल देता है। तो इसमें मेरे लिए इशू क्या है, आपके मार्जिन्स लिटरली कोलैप्स हो गए। फर्स्ट हाफ हो गया। बिल्कुल सिंगल डिजिट 5-6% के आसपास मार्जिन्स पहुंच गए। जो 6 मंथ्स के आपने इस बार रेवेन्यूज या प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है, लॉसेस क्लॉक कर रहे हैं 70 करोड़ रुपए के आसपास की। क्या वजह थी इसकी? क्या ये एक्सपेंशन कर रहे हैं इसीलिए मार्जिन स्क्वीज हो रहे हैं, या कॉस्ट भी बढ़ रही है? ये 2 साल देखता है तो भी ये मार्जिन्स कमती हो गया, वो इसके वजह से है, क्योंकि ये एक्सपेंशंस के वजह से 2 साल में हम 50 ऐसे क्लिनिक्स खुला, और पहले हमारा। तो इनका ब्रेक इवन कितना टाइम लगता है, कब तक फायदा होगा इनका? ये अभी ऐसे है, मैं इसका ये इफ यू लुक एट सी 2 थिंग्स, वन देयर इज अ सीजनैलिटी इन बिजनेस इन गल्फ कंट्रीज में। फर्स्ट 6 मंथ्स में 25% ऑफ द प्रॉफिट फर्स्ट 6 मंथ्स में आता है, और बाकी 75% प्रॉफिट ये नेक्स्ट 6 मंथ्स में आते हैं। हम अभी रिपोर्ट किया ये इसमें ये आरएचपी में ये फर्स्ट 6 मंथ्स का है। वो बहुत ज़्यादा लोग बाहर जाता है ये समर सीजन में। सो एवरी ईयर 5 साल अगर एवरेज देखता है तो वो टाइम में आदमी लोग बाहर जाता है, उसके वजह से ये पहले का है वो। इसमें हमारा ये some people are asking us when you look at the EV by EBITDA and all, it is different from Indian companies. It is when they compare this 6 months. Actually, it is much का इम्पैक्ट है। तो अज्यूम करूं जो बाकी छमाई 6 मंथ के रिजल्ट्स आएंगे तब हालात इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। So if you look at last 6 years, 7 years, इतना ज्यादा हमारा ये ग्रोथ दे, 25-30% CAGR ग्रोथ है ये टॉप लाइन और बॉटम लाइन। ओके मिस्टर मुपेन, डॉक्टर मुपेन, थैंक यू यहाँ आने के लिए, और प्लस बेस्ट विशेस इस आईपीओ की सक्सेस के लिए। जब लिस्टिंग होगी तब आपसे डिटेल में बातचीत करूंगा। अभी मेरे पास वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, क्योंकि ब्रेक के बाद जैसे मैंने प्रॉमिस करा था आपको, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, एसएमईज की दुनिया, एसएमई लिस्टिंग्स की दुनिया कितनी अट्रैक्टिव है, क्या निटिग्रिटीज हैं, इस पर खास तौर पे फोकस। और अब एसएमई पर हमारी खास पेशकश, वक्त है एसएमई कॉर्नर का। हमारे एसएमई कॉर्नर में आपका स्वागत है। एसएमई यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इसे देश की इकोनॉमी की बैकबोन भी कहते हैं।
इंडस्ट्री में जितने लोग भी काम करते हैं उनमें करीब 60% को एसएमई सेक्टर ही रोजगार देता है। एक्सपोर्ट्स में भी सबसे बड़ा योगदान इसी सेक्टर का है, मगर तमाम योगदान के बावजूद एक एसएमई की राह बहुत आसान नहीं होती। कभी सरकार नीतियों की मार पड़ती है तो बाजार की पूंजी का भी संकट रहता है। पूंजी के इसी संकट को दूर करने के लिए देश के दोनों बड़े एक्सचेंजों बीएसई एनएसई ने अलग से एसएमई प्लेटफॉर्म शुरू किया है। क्या है एसएमई प्लेटफॉर्म, कैसे एक एसएमई यहां लिस्ट करके अपनी पूंजी की दिक्कतों को दूर करता है, कैसे एक निवेशक यहां ट्रेड करके फायदा कमा सकता है, तमाम हमारे जहन में सवाल है। और सवाल इसीलिए भी क्योंकि आप पढ़ते होंगे कितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अब एसएमई आईपीओज में पैसा लगा रहे हैं। आपने पढ़ा होगा किस तरह से एसएमईज की तमाम जो लिस्टिंग्स हुई गजब का पैसा कमा के सबको दिया है। तो आज से सीएनबीसी आवाज पर डेडिकेटेड हफ्ते में 3 दिन हम लोग इसी यूनिवर्स के बारे में बात करेंगे, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एसएमईज की, और इनके आईपीओ, इनकी लिस्टिंग, तमाम अपडेट्स लेकर हफ्ते के 3 दिन में आपके सामने हाजिर होऊंगा। और आज इस सीरीज की शुरुआत कर रहा हूं मैं एक एसएमई से, यानी कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से। और वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं स्टूडियो में मेरे साथ पैंटोमथ कैपिटल एडवाइजर्स के ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर महावीर लुनावत साहब। सर, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इससे पहले मैं एसएमईज के बारे में बातचीत करूं, उसकी निटी-ग्रिटी समझूं, पहले बताएं पैंटोमथ कैसे प्लेस्ड है, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और एसएमईज से आपका किस तरह का सरोकार है? सबसे पहले मैं सीएनबीसी आवाज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूं कि एक बहुत ही अंडर रिसर्च सेगमेंट को आपने पकड़ा है। आई एग्री, ये तो सच है। देश के जो आज का जो इंक्लूसिव ग्रोथ और न्यू इंडिया की एक जो ताना बुना बना जा रहा है, उसके बारे में एसएमई एक बहुत बड़ा तबका है जो इस पूरे जो मैक्रो ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने की क्षमता रखता है। और इसको ग्रोथ कैपिटल के लिए जो ये प्लेटफॉर्म लाया गया है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद। पेंटोमैथ कमिटेड है एसएमई डेवलपमेंट के लिए, और मैं आपसे आई एम वेरी हैप्पी टू सरप्राइज दैट वी हैव कंप्लीटेड 65 से भी ज़्यादा पब्लिक ऑफरिंग्स हमने इस प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट की है, और मोर देन 800 करोड़ सबसे बड़ा फंड रेज हमने इस प्लेटफॉर्म पे किया है। और हमने अभी इसके ऊपर डेडिकेटेड ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड और पीएमएस भी लॉन्च किया है, जो सिर्फ एसएमई के कंपनीज में एसएमई के स्टॉक्स में लिस्ट 800 करोड़ मतलब जितने इन कंपनियों ने मोबिलाइज करा आज तक एसएमई प्लेटफॉर्म के जरिए। हाँ जी। है ना? अच्छा, एसएमई मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। हम समझते हैं इसकी इंपॉर्टेंस अर्थव्यवस्था में, जो हमने लीड इन में भी खास तौर पर हाईलाइट करके बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जॉब क्रिएशन के लिहाज से, अर्थव्यवस्था के लिहाज से। पर क्यों एक सेपरेट प्लेटफॉर्म एसएमईज के लिए? बाकी प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी अवेलेबल थे। बिल्कुल। मैं 2-3 डेटा पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूँगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने सवाल खड़ा किया है कि एसएमई का क्यों नीड है एक सेपरेट प्लेटफॉर्म के हिसाब से। 2012 से हमने एक स्टडी की, 2012 से आज तक लास्ट 5 इयर्स में जब ये एसएमई प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ 2012 में, 100 करोड़ के नीचे सिर्फ 8 आईपीओ, सिर्फ 8 कंपनी जो है मेन बोर्ड में आई 100 करोड़ से जो नीचे जिनकी आईपीओ साइज थी। और इस पीरियड में हम देख सकते हैं कि 346 कंपनीज एसएमई एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म्स पे लिस्ट हुई है। तो एक बहुत बड़ा गैप था। जो इमर्जिंग बिजनेस जिसको हम बोल सकते हैं, या जो छोटे और मध्यम साइज़ के जो बिजनेसेस हैं, जो ग्रोइंग बिजनेस है, उनके लिए प्लेटफॉर्म नहीं था, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्टी होती थी पब्लिक फंड रेस करने के लिए। वो ज़्यादातर डिपेंडेंट रहते थे बैंक लोन्स पे और प्राइवेट सोर्सेज से। तो एक जो मॉडर्न धारा के हिसाब से जो कंपनीज़ की ग्रोथ होनी चाहिए, जो आईपीआरस में उनको इन्वेस्ट करना है, मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना है, इंटेंजिबल में इन्वेस्ट करना है, पीपल में इन्वेस्ट करना है, तो कैपिटल स्टार्व रहते थे, उनके पास कैपिटल की कमी होती थी, क्योंकि पब्लिक फंड्स का जो प्लेटफॉर्म था वो बहुत डिफ़िकल्ट था। इसके लिए 2010 में एक प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स बनी थी, जिसमें एक मुद्दा था कि कैसे इंडिया में इंक्लूसिव ग्रोथ बने। और उस प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स के जो रिकमेंडेशन 50 करोड़ 100 करोड़ है, इनके लिए एक प्लेटफॉर्म मैं समझता हूँ कि वरदान सा साबित हो रहा है, और उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स पब्लिक से मिल रहा है। अच्छा, जब एसएमईज के बारे में पढ़ रहा था, हम लोग जब सीरीज की शुरुआत कर रहे थे, तो मैंने रियलाइज किया कि 90s में जब मैं किताबें पढ़ता था तब हम पढ़ते थे ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। वो भी सिमिलर लॉजिक के साथ उतारी गई थी, वो सक्सेस नहीं हुई थी। तो ये एसएमई प्लेटफॉर्म क्या वाकई सक्सेसफुल हुआ है? क्या वो ओवर द काउंटर एक्सचेंज की जब हम बात करते थे तो वेल अहेड ऑफ टाइम था, इसलिए सक्सेसफुल नहीं हुआ, और आज समय एकदम एप्ट है? क्या लॉजिक है? बिल्कुल, आपने काफ़ी कम शब्दों में इसका इंडिकेशन दिया कि काफ़ी अहेड ऑफ टाइम था। टेक्नोलॉजी उसकी मैं समझता हूँ कि जो एक होनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं उसमें गैप्स थे। और वो जो मेन फ्रेम एक्सचेंजेस के अगेंस्ट में compete कर रहा था, ओटीसी एक्सचेंज वाज ए सेपरेट एक्सचेंज।
तो उन्हीं की लर्निंग्स लेके और एक ग्लोबल स्टडी की गई कि कैसे जो इंडिया के बाहर जो डेवलप्ड इकोनॉमीज में जो एसएमई प्लेटफॉर्म्स है उनका क्या पैटर्न है। फिर गवर्नमेंट ने एक बहुत ही रोबस्ट सिस्टम बनाया कि इसके लिए हम कोई सेपरेट एक्सचेंज नहीं बनाएंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो एज ओल्ड प्रूवन टेक्नोलॉजीज है उन्हीं का एक सेपरेट कैटेगरी सेम एक्सचेंज में बनाया है। तो जो मेन बोर्ड के जो सिस्टम्स है, उनकी जो सेटलमेंट सिस्टम है, उनकी जो ट्रेडिंग पैटर्न्स है, उनके जो बोल्ट है, उनकी मेंबरशिप है, एंटायर इकोसिस्टम इज सेम फॉर एसएमई। सो एसएमई एक्सचेंज को एक सिस्टमिक रिस्क नहीं है अलग से इसको सर्वाइव करने अच्छा, जब हम एसएमईज की बात करते हैं क्विकली, अब क्योंकि समय खत्म हो रहा है, रिटेल के लिए नहीं हम कहते हैं, एचएनआईज बड़े इंडिविजुअल्स के लिए है, क्या वाकई एसएमई जो आईपीओज आते हैं एसएमई से पैसा लगा रिटेल के नहीं है, या फिर हम एक धारणा बना ली कि रिटेल इसमें नहीं घुस सकता है क्योंकि वो थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ा दी गई है? मैं समझता हूं कि काफ़ी सारे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि जो इसकी एवरेज आईपीओ साइज है वो 10 करोड़ के आसपास की एवरेज आईपीओ साइज है, कुल मोबिलाइजेशन जो होता है। हाँ, जो एवरेज आईपीओ पर कंपनी की साइज है। 346 कंपनी ने अभी तक 3,500 करोड़ रेज किया है। सो एवरेज आईपीओ साइज कम्स रफली अराउंड 10 से 11 करोड़ के आसपास आईपीओ साइज आती है। और ये कंपनी है बिजनेस लाइफ साइकिल के इनिशियल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में कंपनीज है। थ्योरेटिकली ये कंपनीज में थोड़ा रिस्क एलिमेंट ज़्यादा है, इसके लिए सेबी ने कहा है कि जो रिस्क टॉलरेंस सकता हूं, लेकिन हाँ, 1 लाख से ऊपर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट होराइजन, तो आजकल तो 2-2 लाख की एप्लीकेशन सब भर देते हैं आईपीओज में उठा के, तो भर लगाए जा सकते हैं। बिल्कुल और अगर मेरे पास आईसीसी डायरेक्ट है, शेर खान, इनके अकाउंट्स हैं, इन्हीं के थ्रू लगा सकता हूं क्या मैं, या फिर इसके लिए कोई और विकल्प, कोई और लॉजिक लगता है? आपने बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा किया है। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पहले एनेबल्ड नहीं थे, अभी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने एसएमई आईपीओज में भी एनेबल कर दिया सिस्टम को। और मैं सीएनबीसी आवाज़ के इस प्लेटफॉर्म से उन सभी प्लेयर्स को अपील करना चाहूँगा कि जिसने ये एनेबल नहीं किया है वो उस अपने जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है एसएमई आईपीओज को भी एनेबल करें, ताकि इसकी जो एक बहुत वाइड रीचिंग जो बेनिफिट है सब इन्वेस्टर क्लासेस को मिले। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। मैं कोशिश करूंगा कि रोनाल्ड सर से एक बार और रिक्वेस्ट करूं कभी और आएं, तो हम लोग अभी, क्योंकि बहुत कुछ समझना बचा है इस यूनिवर्स के बारे में, तो बहुत जरूरी है इस पूरे स्पेस के बारे में, इस पूरे सेगमेंट के बारे में समझें हम लोग, क्योंकि जबरदस्त रिटर्न्स यहाँ पे लोग कमा रहे हैं, तो ऐसे मौके हमें भी छोड़ने नहीं है। हाँ, ये बात है कि थोड़ी अंडर रिसर्च होंगी, तो हम पढ़ लिख कर इसमें निवेश करने की लॉजिक होगा या सोचेंगे। और इसमें पढ़ रहा था, बड़े बड़े फंड मैनेजर्स, बड़े बड़े मार्की इन्वेस्टर्स आजकल आईपीओज में पैसा लगा रहे हैं। कई सारे बड़े फंड्स का नाम भी आया था। तो जब अगली बार हमारी एसएमई कॉर्नर में मुलाकात होगी, वो होगी बुधवार को 1:40 पे। तब एक ऐसे ही जाने माने फंड मैनेजर साहब से बातचीत करूंगा मैं, जो बताएंगे आपको कि क्या लॉजिक है, क्यों इन्वेस्टिंग कर रहे हैं स्पेस में, और उनके व्यूज भी भापने की कोशिश होगी। और इस सीरीज के दौरान तमाम जो आईपीओज आ रहे हैं एसएमईज के, इस सीरीज के दौरान तमाम जो लिस्टेड कंपनीज हैं, उन सब के बारे में हम लोग अगले